नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सावित्री नामा, सावित्रीबाई फुले का समग्र साहित्य, ज्योतिराव फुले के भाषण सहित। साथियों, ये पुस्तक मूल मराठी से अनुवाद की गई है और इस पुस्तक के अनुवादक हैं उज्ज्वला महात्रे। ये पुस्तक फॉरवर्ड प्रेस के द्वारा संपादित की गई है। 2023 में इस पुस्तक का पहला अंक प्रकाशित हुआ है। साथियों, इस पुस्तक में सावित्रीबाई फुले की रचना काव्य फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले द्वारा ज्योतिराव को भेजे गए पत्रों के बारे में, सावित्रीबाई फुले के मुख्य भाषण, उनकी रचना 52 काशी सुबोध रत्नाकर तथा सावित्रीबाई फुले द्वारा संपादित ज्योतिराव फुले के भाषण और सावित्रीबाई फुले की जीवन कालक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले इस पुस्तक की भूमिका के लेखक हैं प्रोफेसर हरि नरके। ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव से भी अधिक प्रशंसा की पात्र उनकी पत्नी है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। उनकी महानता के वर्णन के लिए हम कौन से शब्द चुनें। उन्होंने अपने पति को उनके हर काम में हर संभव सहयोग किया और दोनों ने मिलकर उन सभी मुसीबतों का सामना किया जो उनकी राहों में आई। उच्च जातियों की सुशिक्षित महिलाओं में भी इतनी त्यागी महिला का मिलना मुश्किल है। फुले दंपति ने आजीवन आम लोगों की सेवा की। नारायण महादेव उर्फ मामा परमानंद द्वारा 31 जुलाई 1890 को लिखा गया संदेश। साथियों, भारत के सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास में महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई एक असाधारण दंपति के रूप में सामने आते हैं। वे पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आंदोलन खड़ा करने के संघर्ष में पूरी ताकत से जुटे रहे। उन्हें एहसास था कि ज्ञान ही शक्ति है और शिक्षा के बिना महिलाओं और दलित बहुजनों की प्रगति संभव नहीं है। उन्हें देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल और भारतीयों द्वारा संचालित पहला पुस्तकालय स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने 1854-55 में ही साक्षरता मिशन की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने शोषित गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं को सुरक्षा प्रदान करने और उनके बच्चों की देखभाल के लिए 1863 में अपने घर में शिशु हत्या निवारण गृह की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का गठन कर उन्होंने सत्यशोधक विवाह की परंपरा शुरू की। इस विवाह में दहेज के लिए कोई स्थान नहीं था और इसमें न्यूनतम खर्च होता था। अपने घर के कुएं को अछूतों के लिए खोलकर उन्होंने जाति प्रथा के विरोध का कार्यक्रम शुरू किया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बाल विवाह की खिलाफत तो की ही, उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह भी करवाए। फूले दंपति संतानहीन थे, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के लड़के को गोद लिया, उसे चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दिलवाई और उसका अंतर्जातीय विवाह किया। फूले दंपति ने महिलाओं, शूद्रों और अतिशूद्रों का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आंदोलन निर्मित किया जो अपने आप में क्रांतिकारी और व्यापक स्तर पर प्रभावकारी था। उनका यह ऐतिहासिक योगदान था। द पूना ऑब्जर्वर एंड डेक्कन वीकली में एक पत्रकार जिसका नाम हम नहीं जानते, उन्होंने लिखा है, ये कार्य हिंदू संस्कृति के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात है। फुले दंपति ने एक नए क्रांतिकारी युग की शुरुआत की। स्वतंत्रता के पूर्व काल में बहस का एक स्थायी विषय यह था कि हमें सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए या राजनीतिक सुधार को। चूँकि अंग्रेज़ों के रूप में हमें अपना शत्रु सहज दृश्य था, इसलिए हमने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने को प्राथमिकता दी। लोगों को ऐसा लगता था कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हमारी सामाजिक समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये आशा
धूमिल पड़ने लगी और इसी मोहभंग ने सामाजिक आंदोलनों को गति प्रदान की। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन आरंभ करने वालों को एहसास हुआ कि सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के लिए ज्योतिराव सावित्रीबाई का एजेंडा उनके लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। लोगों ने फूले, साहूजी महाराज और अंबेडकर के जीवन, कार्यों और विचारों में विशेष रुचि लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ये समझ में आया कि इन तीनों के विचार, विश्लेषण और चिंतन आज भी प्रासंगिक और उपयोगी हैं। ज्योतिराव और सावित्रीबाई पर मराठी में अब तक 200 से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। मराठी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, सिंधी और गुजराती भाषाओं में भी उनके ऊपर किताबें प्रकाशित हैं। इनमें से करीब 40 किताबें सावित्रीबाई पर केंद्रित हैं। अगर इनमें से हम ऐसी पुस्तकों की बात करें जो गैर साहित्यिक और अकादमिक हैं, तो 1939 में शांताबाई रघुनाथ राव बनकर द्वारा लिखित सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले यांचे अल्पचरित्र और 1966 में फूलवंताबाई झोड़गे द्वारा लिखित क्रांति देवता साध्वी सावित्रीबाई फूले सबसे महत्वपूर्ण जान पड़ती हैं। इन दोनों लेखकों के नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टर M.G. माठी ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले से शीर्षक 1980 में सावित्रीबाई की जीवनी लिखी। फिर सन 1982 में डॉक्टर K.P. देशपांडे की पुस्तक अग्नि फूले प्रकाशित हुई। इसके बाद जितनी भी पुस्तकें सामने आई, वे मुख्यतः इन चारों पर आधारित थी और उनमें कोई नई जानकारी नहीं थी। ये दुखद है कि आज तक सावित्रीबाई की एक भी समालोचनात्मक जीवनी प्रकाशित नहीं है। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे सतारा मार्ग पर स्थित नया गांव में हुआ, जो सिरवल से करीब 5 और पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर है। वे खंडोजी नेव से पाटिल की सबसे बड़ी पुत्री थी। सन 1840 में 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह पुणे में 11 अप्रैल 1827 को जन्मे ज्योतिराव से हुआ। विवाह के समय ज्योतिराव 13 साल के थे। सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि विवाह के बाद ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को घर में ही पढ़ना लिखना सिखाया। 1 मई 1851 से 30 अप्रैल 1852 की अवधि की एजुकेशन रिपोर्ट कहती है, ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को घर पर ही शिक्षित किया और उन्हें अध्यापिका बनने के लिए प्रशिक्षित भी किया। बॉम्बे गार्जियन में 22 नवंबर 1851 को प्रकाशित एक खबर में कहा गया कि सावित्रीबाई की आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी ज्योतिराव के मित्रों सखाराम यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर ने संभाली। सावित्रीबाई ने सुश्री फरार के अहमदनगर स्थित संस्थान और सुश्री मिसेल के पुणे स्थित नॉर्मल स्कूल से शिक्षण प्रशिक्षण हासिल किया। इन दस्तावेजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम भारतीय शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका रही होगी। सावित्रीबाई द्वारा घर की देहरी लांघ कर पठन पाठन शुरू करना एक प्रकार से आधुनिक भारतीय महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश की शुरुआत थी। हंटर एजुकेशन कमीशन के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए 19 अक्टूबर 1882 को ज्योतिराव ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम का हवाला दिया। उन्होंने कहा, उस समय वहां लड़कियों के लिए ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिसे स्वदेशी कहा जा सके। इसके चलते मैं ऐसा स्कूल खोलने की ओर प्रेरित हुआ। मेरी पत्नी और मैंने इस स्कूल में कई सालों तक काम किया। एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष सर अर्सिकिन पेरी और शिक्षा विभाग के तत्कालीन सचिव लमडेन लड़कियों के इस स्कूल में आए और उन दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में इस नए आंदोलन की शुरुआत पर संतोष व्यक्त किया। ज्ञानोदय को 15 सितंबर 1853 को दिए गए साक्षात्कार में ज्योतिराव ने कहा, मुझे पता है कि बच्चा माँ से जो कुछ सीखता और जानता है वह बहुत महत्वपूर्ण और बेहतर होता है। इसलिए देश का भला चाहने वाले और उसके कल्याण से सरोकार रखने वाले लोग अगर चाहते हैं कि ये देश प्रगति करे, तो उन्हें चाहिए कि वे महिलाओं की स्थिति पर अवश्य ध्यान दें और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया।
लेकिन मेरी जाति के बंधुओं को ये अच्छा नहीं लगा कि मैं लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ और मेरे पिता ने हम लोगों को घर से निकाल दिया। स्कूल के लिए जगह देने को कोई तैयार नहीं था और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम स्कूल की इमारत खुद बनवा पाते। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक भी नहीं थे, लेकिन लाहूजी राग, राउत मांग और रनबा महार ने अपनी जाति के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि शिक्षित होने के कई लाभ हैं। यह ऐतिहासिक पहल ज्योतिराव की तब की थी जब वे केवल 21 साल के थे और उनकी पत्नी, जिन्होंने हर तरह से उनका साथ दिया, मात्र 18 वर्ष की थी। ऊंची जातियों के उकसाव में आकर शूद्र समुदाय, जिसे हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रखा गया था, ज्योतिराव की पहल का विरोध करने लगा और उसे गलत और बुरा बताने लगा। लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति दीवाने फूले दंपति ने अपना काम नहीं रोका। यह इसके बावजूद कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। जिंदगी चलाने के लिए आवश्यक धनार्जन करने हेतु ज्योतिराव एक मिशनरी स्कूल में पार्ट टाइम अध्यापन करने लगे और शेष समय अपने स्कूल को देने लगे। सावित्रीबाई अपना पूरा समय बिना किसी पारिश्रमिक के स्कूल को देती थी। उस समय के समाचार पत्रों ने लिखा, फूले दंपति को अक्सर भोजन करने का समय भी नहीं मिलता। ज्योतिराव के आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनके ब्राह्मण सहयोगियों के योगदान की चर्चा तो इतिहास में है, लेकिन उनके दलित सहयोगियों की भूमिका को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सच यह है कि तथाकथित अछूत जातियों, जिन्हें हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा गया था, के सदस्यों के योगदान को क्रांतिकारी माना जाना चाहिए। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले पुणे में दलित श्रमजीवियों की एक बस्ती में रहते थे। उनके आसपास के सांस्कृतिक वातावरण ने समाज के प्रति उनके नज़रिए को गढ़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ज्योतिराव जब बच्चे थे तब उनके पिता ने एक दकियानूसी ब्राह्मण के कहने पर उनकी पढ़ाई बंद करवा दी थी, लेकिन मुंशी गफ्फार बेग और सर लिजिट ने बालक ज्योतिराव की मेधा को पहचाना और उनके पिता गोविंदराव को उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए राजी किया। ज्योतिराव ये बात कभी नहीं भूले। उन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए जो स्कूल खोला वह दलित और मुस्लिम परिवारों की लड़कियों के लिए था। ऐसा करने के कारणों का खुलासा करते हुए ज्योतिराव ने लिखा, अज्ञानता और जातिगत व भाषा आधारित भेदभाव इस देश के लिए अभिशाप है। जब हम पाते हैं कि हर व्यक्ति दुखी और परेशान है, तब अक्सर ये प्रश्न उठता है कि हम किसकी मदद करें। लेकिन इस दुविधा में फंसकर चुपचाप बैठ जाना ठीक नहीं है। बेहतर यह होगा कि सबसे पहले उनकी मदद की जाए जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। महारों और मांगों की जातिगत भेदभाव के कारण बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। शिक्षा के जरिए ही वे अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले उनके लिए काम शुरू किया। ज्योतिराव को ये यकीन था कि मांगों और महारों को शिक्षित करने से देश का सबसे ज़्यादा भला होगा और इसलिए वे इस काम में जुट गए। एक अच्छे उद्देश्य के लिए अकेले काम करने की बजाय उन्होंने एक मंडली का गठन किया ताकि उनकी जैसी सोच रखने वाले लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें। पिछली एक सदी में देश में उभरे संस्थानों के जाल ने कई कार्यों को संभव बनाया है। इन संस्थाओं ने ही आधुनिक भारत की नींव डाली। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने दो संस्थाएं स्थापित की, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स एंड मांग्स। इन दोनों संस्थाओं के जरिए उन्होंने पुणे और उसके आसपास के इलाकों में स्कूलों का जाल बिछा दिया। कुछ शोधार्थियों का मानना है कि ज्योतिराव व सावित्रीबाई ने अपने शैक्षणिक कार्यों की शुरुआत 1851 में की, लेकिन ये सही नहीं। उन्होंने ये काम 1848 में शुरू कर दिया था। इसका प्रमाण है ज्ञानोदय और बॉम्बे गार्जियन में प्रकाशित सामग्री। ज्योतिराव की मृत्यु के बाद ज्ञानोदय ने 18 दिसंबर 1890 के अपने अंक के संपादकीय में उनके जीवन वृत्त की चर्चा करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा, उन्होंने 1848 में अपना काम शुरू किया था। बॉम्बे गार्जियन ने 22 नवंबर 1851 के अपने अंक में ज्योतिराव पर एक विस्तृत आलेख प्रकाशित किया था। इस आलेख में कहा गया था कि सदाशिव बलाल गोवंडे ने 1848 में अहमदनगर में जज के कार्यालय में काम करना शुरू किया।
एक दिन वे अपने मित्र ज्योतिराव फुले को वहां ले गए। फिर दोनों एक साथ लड़कियों के लिए सुश्री फरार द्वारा संचालित स्कूल गए। वहां की व्यवस्थाएं देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उनके देश में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। पुणे लौटने के बाद फूले ने इस मामले में कुछ करने की अपनी योजना पर अपने दोस्तों से चर्चा की। उन्होंने अपनी पत्नी को प्रशिक्षित किया और स्कूल शुरू कर दिया। फिर उन्होंने महारों और मांगों के लिए स्कूल खोला, लेकिन इसके 6 महीने के भीतर उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता ने अन्य लोगों की बातों में आकर उन्हें घर से निकाल दिया और नतीजन स्कूल का काम ठप पड़ गया। गोवंडे पुणे आए और सावित्रीबाई को अपने साथ नागर ले गए। सावित्रीबाई बरसात शुरू होने के बाद लौटी। फिर केशव शिवराम भावलकर ने उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। यह भी तय किया गया कि युवा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की जाएं ताकि आगे चलकर वे स्कूलों में पढ़ा सकें। भावलकर ने ऐसी महिलाओं को इकट्ठा कर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इस तरह अगस्त 1848 में जो काम शुरू हुआ था वह कुछ समय तक थमा रहा और 1851 में पुनः आरंभ हुआ। मुंबई के अभिलेखागार में दिनांक 5 फरवरी 1852 का वह आवेदन पत्र उपलब्ध है जिसमें ज्योतिराव ने अपनी शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के लिए सरकार से आर्थिक मदद करने हेतु अनुरोध किया है। इसी आवेदन की एक अन्य प्रति के साथ पूना कॉलेज के प्राचार्य मेजर कैंडी का अनुशंसा पत्र भी संलग्न है। इसके अनुसार लड़कियों के लिए पहले 3 स्कूल 3 जुलाई 1851 को चिपलूणकरवाड़ा, 17 नवंबर 1851 को रास्तापेट और 15 मार्च 1852 को वेतालपेट में शुरू की गई। इन स्कूलों में क्रम से 4, 3 और 1 शिक्षक और 48, 51 और 33 लड़कियां थीं। सावित्रीबाई फूले इनमें से पहले स्कूल की प्रधान अध्यापिका थी और उनके साथ विष्णुपंत मोरेश्वर और विठल भास्कर लड़कियों को पढ़ाते थे। पहले दिन स्कूल में 8 लड़कियों ने दाखिला लिया और जल्दी ही इनकी संख्या 48 हो गई। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ददोबा पांडुरंग ने 16 अक्टूबर 1851 को स्कूल का निरीक्षण किया और लड़कियों की परीक्षा ली। यद्यपि स्कूल शुरू हुए बहुत वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन लड़कियों ने उल्लेखनीय प्रगति की। इन स्कूलों का पहला सालाना इम्तिहान 17 फरवरी 1852 को और दूसरा 12 फरवरी 1853 को पूना कॉलेज में हुआ। इन रपटों में कहा गया कि परीक्षा की प्रक्रिया देखने के लिए कॉलेज में ज़बरदस्त भीड़ जुटी। करीब 3000 लोग तो कॉलेज के प्रांगण में ही जमा थे और उनसे भी ज़्यादा बाहर खड़े हुए थे। कुल 237 लड़कियों ने परीक्षा दी। संस्था के वार्षिक लेखों का ऑडिट हुआ। संस्था को कुल मिलाकर 1947 रुपये और 50 पैसे दान और संस्था के संचालकों के सौजन्य से प्राप्त हुए। सरकार के दक्षिणा प्राइज फंड से 900 रुपये की सहायता भी मिली थी। ज्योतिराव सावित्रीबाई सार्वजनिक धन को एक एक पाई का हिसाब समय पर जनता के सामने प्रस्तुत करने में यकीन रखते थे। अछूतों के लिए स्कूलों की परीक्षा 2 फरवरी 1858 को बाबाजी मानाजी की कोच फैक्ट्री में आयोजित की गई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अभिलेखागार में उपलब्ध है। इसके पहले 28 अगस्त 1856 को परीक्षा आयोजित की गई थी। तब तक संस्था 3 स्कूल शुरू कर चुकी थी। यद्यपि उसकी इच्छा और स्कूल खोलने की थी, परंतु 1857 के विद्रोह के बाद यूरोपियनों ने अनुदान घटा दिया, जिससे संस्था आर्थिक संकट में फंस गई। सरकार हर साल 300 रुपये दक्षिणा प्राइज कमेटी की ओर से देती थी। इसके अलावा स्कूल के भवन को उसके लिए 5000 रुपये स्वीकृत किए गए। रपट में इस बात पर अफसोस जाहिर किया गया कि अछूत वर्गों ने शिक्षा हासिल करने का मन बनाया ही था कि स्कूल में ताले लगाने की नौबत आ गई। इन तीनों स्कूलों में कुल 258 विद्यार्थी थे। ज्योतिराव के सहयोगी गानू शिवाजी मांग और धुराजी अप्पाजी चांभर भी इन स्कूलों में अध्यापक के रूप में काम करते थे। सरकार को पत्र में संस्था के एक पदाधिकारी ने लिखा, हम अध्यापकों को अच्छा वेतन नहीं दे पाते क्योंकि संस्था की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में अध्यापक हमारे स्कूल छोड़कर ऐसे स्कूलों में चले जाते हैं जहां उन्हें बेहतर वेतन उपलब्ध है। अध्यापकों के इस तरह अचानक काम छोड़ने से स्कूल का नुकसान होता है। स्कूल की प्रधान अध्यापिका सावित्रीबाई ने उदारतापूर्वक यह तय किया कि वे अपना जीवन स्त्री शिक्षा में सुधार को समर्पित कर देंगी। वे बिना किसी पारिश्रमिक काम करती रही। हमें आशा है कि ज्ञान और जानकारी के प्रसार के साथ लोग स्त्री शिक्षा के लाभों को समझने लगेंगे। एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय जॉन वार्डन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, सन 1851 में पुणे का कमिश्नर बनने के बाद मैं वहां लड़कियों के एक स्कूल में गया। स्कूल को देखकर मुझे स्मरण हुआ आया कि ईसाई पहले किस तरह स्कूल चलाते थे।
यहूदियों के भय से उन्हें स्कूलों की ऊपरी मंजिलों के दरवाजे बंद रखने पड़ते थे। इस स्कूल की अध्यापिका एक माली की पत्नी थी। इस आदमी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया ताकि वह उसके देशवासियों के उत्थान में उपयोगी सिद्ध हो सके, उन्हें उनकी दयनीय जहालत से बाहर ला सके। मैंने उससे अनुरोध किया कि वह मेरी उपस्थिति में लड़कियों से कुछ प्रश्न पूछे। वहाँ कुछ युवा विवाहित महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। ज्योतिराव सावित्रीबाई के प्रयास भरपूर रंग लाए। ऊंची जातियों के विद्यार्थियों के लिए जो सरकारी स्कूल थे, उनमें से एक ने पूना ऑब्जर्वर को 29 मई 1852 को लिखा, ज्योतिराव के स्कूल में लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे लड़कों से 10 गुना ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि इन स्कूलों में लड़कियों की शिक्षण प्रणाली सरकारी स्कूलों में लड़कों की शिक्षण प्रणाली से कहीं श्रेष्ठ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्योतिराव के स्कूलों की लड़कियां सरकारी स्कूलों के लड़कों से बहुत बेहतर हो जाएंगी और आने वाले इम्तिहानों में उन पर जीत हासिल कर लेंगी। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड इस बारे में जल्द ही कुछ नहीं करता है तो महिलाएं पुरुषों को मात देंगी और हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। ज्योतिराव जो काम कर रहे थे उसके ऐतिहासिक महत्व के मद्देनज़र 16 नवंबर 1852 को ब्रिटिश सरकार ने विश्राम बाग वाड़ा में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया। लेकिन दकियानूसी तबकों के पसंद नहीं आया। वे नाखुश थे कि ज्योतिराव जैसे एक शूद्र को महावस्त्र, किसी सम्मान्य व्यक्ति को दिया जाने वाला शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई का जोर लड़कियों और लड़कों की ऐसी शिक्षा देने पर था जो हुनर और व्यावसायिक दक्षता पर केंद्रित हो, ताकि वे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रूप से विचार करने योग्य बन सकें। 1852 की एक रपट में उन्होंने कहा, स्कूलों में एक औद्योगिक विभाग होना चाहिए जहां बच्चे उपयोगी ट्रेड और शिल्प सीख सकें ताकि स्कूल छोड़ने के बाद वे अपने जीवन स्वतंत्रतापूर्वक और आराम से गुजार सकें। उन्होंने इस तरह की प्रणाली विकसित भी की। उस समय ड्रॉप आउट्स, बीच में स्कूल छोड़ने वालों की समस्या आज से कहीं अधिक गंभीर थी। उन्होंने इस समस्या के निराकरण के व्यवहारिक और साध्य समाधान ढूंढे। उन्हें समझ में आया कि ड्रॉप आउट्स की समस्या का मुख्य कारण गरीबी और शिक्षा में अरुचि है। अतः उन्होंने विद्यार्थियों को वेतन देने की व्यवस्था की और ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जो समाज के निर्धन वर्ग के लड़कों और लड़कियों की रुचियों और हितों के अनुकूल था। उन्होंने दलित बहुजनों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जिसके तहत उन्हें ये समझाया गया कि शिक्षा हासिल करने के क्या लाभ हैं और उससे किस तरह से खुशी मिलती है। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों के लिए साक्षरता अभियान चलाया। इसी तरह उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी योजना बनाई जो समग्र थी। ज्योतिराव ने ड्रॉप आउट के कारणों जैसे यात्रा खेतरा, मेले और तीर्थाटन, जाति पंचायतें, अंधविश्वास और गरीबी से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए वे आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदिवासी लड़कों और लड़कियों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए अटेंडेंस अलाउंस, हाजिरी भत्ता की योजना शुरू की है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई का मानना था कि शिक्षा से ही व्यक्ति में सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों की रचनात्मकता को खिलने के पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए। इस मामले में भी उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली। उनके स्कूल की एक छोटी सी लड़की जब अपना पुरस्कार लेने मंच पर गई तब उसने मुख्य अतिथि से कहा, सर मुझे इनाम में खिलौने या कोई दूसरा उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो अपने स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए। उस बच्ची के माता पिता को शिकायत थी कि वह रोज़ आधी रात तक पढ़ाई में डूबी रहती है। सरकारी इंस्पेक्टरों ने स्कूलों के स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद वातावरण के साथ साथ इस बात की भी सराहना की कि स्कूल में स्वरुचि और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा रहा है और चरित्र निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। सावित्रीबाई की मुक्ता नाम की एक मतंग छात्रा ने 1855 में जब वह मात्र 14 साल की थी एक आत्मकथात्मक लेख लिखा था। ये लेख इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मराठी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर माना जा सकता है। इसे हम दलित साहित्य लेखन की शुरुआत मान सकते हैं। मुक्ता ने लिखा, ये लाडू खाऊ लड्डू खाने वाले ब्राह्मण कहते हैं कि वेद केवल उनके हैं। जो ब्राह्मण नहीं हैं उन्हें वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हम लोग बिना धर्म वाले हैं, चूँकि हमें धार्मिक ग्रंथों को देखने का अवसर भी नहीं मिलता। हे ईश्वर, हमें बताओ कि हम तुम्हारे किस धर्म का पालन करना चाहिए ताकि हम वैसा इंतज़ाम कर सकें। जब इस लड़की ने ज्ञानोदय के संपादक को ये लेख पढ़कर सुनाया तो वे लेख के क्रांतिकारी कथ्य को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित और इतने ही प्रभावित हुए
उन्होंने अहमदनगर से प्रकाशित अपने अखबार में इसे दो हिस्सों में छापा, 15 फरवरी और 1 मार्च 1855। इस लेख को मुंबई प्रेसिडेंसी की सरकार द्वारा उस साल की एजुकेशन रिपोर्ट में शामिल किया गया। एन.वी. जोशी ने 1868 में प्रकाशित अपनी किताब पुणे शहराचे वर्णन पुणे शहर का वर्णन में इस लेख को शामिल किया। समाज के कटु विरोध और इनके साथ अपमानजनक व्यवहार के बावजूद सावित्रीबाई शांतिपूर्वक अपना काम करती रही। उन्हें अपमानित करने की नीयत से पुरुष उस रास्ते जिससे वे स्कूल आना जाना करती थी पर खड़े हो जाते और जब वे गुजरती तब उनके ऊपर अश्लील फप्तियां कसते। कभी कभार वे उनके ऊपर पत्थर फेंकते और गोबर व मिट्टी भी फेंकते। सावित्रीबाई स्कूल जाते समय अपने साथ दो साड़ियाँ रखती थी। जिस साड़ी को पहनकर वे जाती थी उसे स्कूल पहुंचने पर बदल लेती थी और लौटते समय वह साफ साड़ी भी मैली हो जाती थी। जब ये दुर्व्यवहार जारी रहा तो स्कूल ने उनकी और बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया। बलवंत सखाराम कोल्हे के संस्मरणों के अनुसार उन्हें परेशान करने वालों के लिए सावित्रीबाई के पास एक ही जवाब रहता था, मैं अपनी साथी बहनों को पढ़ाने का पवित्र काम कर रही हूँ, ऐसे में तुम जो पत्थर या गोबर मुझ पर फेंकते हो वह मुझे फूलों जैसा लगता है। भगवान तुम्हारा भला करे। बलवंत सखाराम कोल्हे के इन संस्मरणों से पता चलता है कि सावित्रीबाई कितनी साहसी थी। सावित्रीबाई ज्योतिराव द्वारा 1863 में शुरू की गई शिशु हत्या निवारण गृह के बारे में ठीक ठीक जानकारी अभी हाल ही में उपलब्ध हुई है। ये महत्वपूर्ण है कि यह गृह केवल ब्राह्मण विधवाओं के लिए खोला गया था और इसकी पहल सावित्रीबाई ने की थी। इस गृह के बारे में सारी जानकारी ज्योतिराव फुले द्वारा मुंबई सरकार के अंडर सेक्रेटरी को 4 जून 1884 को लिखे गए पत्र से मिलती है। काशीबाई नाम की एक युवा ब्राह्मण विधवा ज्योतिराव के ब्राह्मण मित्र गोवंडे के घर रसोई पकाने का काम करती थी। विधवा काशीबाई एक सम्मानित परिवार की इज्जतदार युवा और सुंदर महिला थी। वह बहुत निर्धन थी। पड़ोस के एक धूर्त शास्त्री ने इस निरक्षर महिला के भोलेपन का अनुचित लाभ उठाया, जिसके नतीजे वह गर्भवती हो गई। गर्भपात करवाने के सारे प्रयास असफल हो गए और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। काशीबाई उलझन में फंस गई, इस डर से कि समाज उसे बच्चे के साथ जीने नहीं देगा। उसने मासूम शिशु का गला काटकर उसकी हत्या कर दी और शव को गोवंडे के बाड़े के कुएं में फेंक दिया। शव कुएं से बरामद हुआ और पुलिस ने काशीबाई पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। बाद में काशीबाई को अंडमान में आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये घटना 1863 में हुई थी और ये पहली बार था कि किसी महिला को इतनी कड़ी सजा दी गई। इस मुकदमे और उसके परिणाम ने सावित्रीबाई और ज्योतिराव की काफ़ी परेशान और दुखी कर दिया। उन दिनों उनकी आमदनी सीमित थी, उन्हें अपना खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनके हृदय करुणा और उदारता से परिपूर्ण थे। उन्होंने बिना देरी किए काशीबाई जैसी महिलाओं के लिए अपने घर 395 गंजपेट पुणे में आश्रय गृह शुरू किया। उस समय इस मुकदमे की चर्चा पूरे देश में थी, लेकिन जहां बाकी लोग केवल जुबानी सहानुभूति व्यक्त करने में व्यस्त थे, ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने इन शोषित विधवाओं की वास्तविक रूप से मदद करनी शुरू की। यह था अन्यों और उनमें फ़र्क। उन्होंने पूरे शहर में और तीर्थ स्थलों पर पर्चे चिपकाए जिनमें काला पानी से बचने का उपाय बताया गया। इस तरह आश्रय गृह का प्रचार हुआ। सन 1884 तक अलग अलग स्थानों से 35 विधवा ब्राह्मण महिलाएं वहां आ चुकी थी। सावित्रीबाई उनके प्रसव में मदद करती और नवजात शिशुओं की देखभाल भी करती थी। सन 1874 में एक और शोषित पीड़ित काशीबाई उनके पास आई। उन्होंने उसके लड़के को गोद लिया और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। बड़ा होकर उसने भी अपने पालक माता पिता के काम को आगे बढ़ाया। ज्योतिराव ने 19 जुलाई 1887 को अपनी वसीयत लिखी और उसे उपनिबंधक उपपंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत करवाया। इस वसीयत में ज्योतिराव ने गर्व से लिखा कि सावित्रीबाई उन सब महिलाओं की अपनी पुत्रियों की तरह देखभाल करेगी। दीनबंधु के संपादक और मेहनतकश जनता के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने ब्राह्मण विधवाओं का मुंडन करने की प्रथा को बंद करवाने के लिए नाइयों को संगठित किया और उनकी हड़ताल करवाई। सावित्रीबाई लोखंडे की प्रेरणा स्रोत थी। नाई समाज की इस ऐतिहासिक हड़ताल की खबर द टाइम्स ने 9 अप्रैल 1890 को प्रकाशित की और इंग्लैंड की कुछ महिलाओं ने इस प्रयास के लिए बधाई देते हुए पत्र लिखे। सन 1877 में महाराष्ट्र में भीषण सूखा पड़ा।
सावित्रीबाई और ज्योतिराव जो हर मुसीबत व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, भला इस परिस्थिति में चुप कैसे बैठ सकते थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर सूखा पीड़ितों की मदद की, धन इकट्ठा किया। उन्होंने डॉक्टर शिवप्पा जैसे मित्रों की मदद से धनकावाड़ी में विक्टोरिया बाल आश्रम शुरू किया, जहां हर रोज 1000 गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता था। खाना पकाने का काम सावित्रीबाई अपने मित्रों की मदद से स्वयं किया करती थी। उस समय महाराष्ट्र के युगांतकारी चिंतक विष्णु शास्त्री चिपळूणकर मराठी भाषा के व्याकरण में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए लेख लिखने में व्यस्त थे। ज्योतिराव और सावित्रीबाई अपने घर में एक हॉस्टल भी चलाते थे, जहां दूरस्थ स्थानों से आकर छात्र रहते और पढ़ाई करते थे। मुंबई के लक्ष्मण कराड़ी जाया ने इसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की और सावित्रीबाई के मातृ सदृश प्रेम और देखभाल का अनुभव किया। अपने संस्मरणों में वे लिखते हैं, मैंने सावित्रीबाई जैसी दयालु और स्नेही कोई दूसरी महिला नहीं देखी। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया जितना कोई सगी माँ भी शायद नहीं दे सकती थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अपने संस्मरणों में सावित्रीबाई के स्वभाव, उनके अत्यंत साधारण जीवन शैली और उनके ज्योतिराव के बीच असीम प्रेम का मर्मस्पर्शी विवरण और संस्मरण लिखा है। महाडू सहाडू वाघोले नामक विद्यार्थी ने लिखा, सावित्रीबाई अत्यंत उदार मना थी और उनका मन दया भाव से भरा हुआ था। वे जरूरतमंदों और गरीबों के प्रति असीम करुणा रखती थी। वे सबको भोजन करवाती थी। अगर वे किसी गरीब महिला के शरीर पर फटे वस्त्र देखती तो अपने घर से उसे साड़ी दे देती थी। इस कारण परिवार का खर्च बढ़ने लग गया। कभी कभी तात्या ज्योतिराव उनसे कहते, हमें इतना खर्च नहीं करना चाहिए। इस पर वे मुस्कुरा कर पूछती, क्या हमें मरने के बाद कुछ साथ लेकर जाना है। इसके बाद तात्या कुछ समय के लिए चुप हो जाते, क्योंकि उनके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता था। दोनों में अद्भुत प्रेम था। महिलाओं का उत्थान और बेहतरी सावित्रीबाई के अत्यंत महत्वपूर्ण सरोकारों में शामिल था। वे सुदर्शन और माध्यम कद काठी की थी। वे हमेशा शांत चित्त और प्रसन्न रहती थी तथा उनका स्वभाव देखकर ऐसा लगता था मानो गुस्सा उनके लिए पूरी तरह अजनबी था। उन्हें सब लोग काकू, पिता की बहन कहकर पुकारते थे। जब भी उनके घर मेहमान आते वे बहुत खुश होती और उनके लिए स्वयं पकवान बनाती। ज्योतिराव अपनी पत्नी का कितना सम्मान करते थे, ये उन विशेषणों से जाहिर है जो वे सावित्रीबाई के लिए प्रयोग करते थे। सावित्रीबाई उन्हें तात्या, सेठा जी कहकर पुकारती थी। दोनों के बीच सच्चा प्रेम था। ज्योतिराव कभी ऐसा कोई काम नहीं करते थे जो सावित्रीबाई को मंजूर न हो। सावित्रीबाई दूरदर्शी थी और उनकी सोच स्पष्ट थी। उनके परिजन और उनका परिचित उनका बहुत सम्मान करते थे। चूंकि वे लड़कियों के स्कूल में अध्यापिका के रूप में काम कर चुकी थी, इसलिए नवशिक्षित महिलाओं के बीच भी उनका बड़ा सम्मान था। जो भी महिलाएं या लड़कियां उनसे मिलकर आती वे हमेशा उपयुक्त सलाह देती। पुणे की कई सुशिक्षित महिलाएं जैसे पंडिता रमाबाई, आनंदीबाई जोशी, रमाबाई रानाडे उनसे मिलने आया करती थी। तात्या की तरह सावित्रीबाई की वेशभूषा भी अत्यंत साधारण हुआ करती थी। वे एक मंगलसूत्र के सिवा कोई गहना नहीं पहनती थी। उनके गले में पोत काले धागे, काले मनकों की माला रहती थी और माथे पर बड़ा सा कुमकुम। वे घर की साफ सफाई और नहाने धोने का काम सूर्योदय से पहले कर लेती थी। उनका घर हमेशा साफ सुथरा रहता था। बैठक में धूल का एक कण भी उन्हें बर्दाश्त न था। घर के बर्तन हमेशा चमकते रहते थे और करीने से रखे रहते थे। वे खाना खुद पकाती और तात्या के भोजन और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती थी। ये विवरण एक ऐसे व्यक्ति का है जो फूले दंपति के साथ रहा था। सावित्रीबाई का कोई भी काल्पनिक विवरण इस प्रामाणिक दस्तावेज से अधिक प्रभावी नहीं हो सकता। इससे पता चलता है कि क्रांतिकारी महिला किस तरह एक साधारण गृहिणी जैसा जीवन जीती थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुई थी और सावित्रीबाई संस्था की अत्यंत समर्पित उत्साही कार्यकर्ता थी। समाज ने बिना पंडित, बिना दहेज और कम से कम खर्च में विवाह आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। ऐसा पहला आयोजन 25 दिसंबर 1873 को हुआ। आगे चलकर यह आयोजन राष्ट्रीय आकार लेते हुए पूरी भारत में फैल गया। समाज की पहली रिपोर्ट गर्व से बताती है कि इस रचनात्मक विद्रोह के पीछे जो क्रांतिकारी पहल थी, उसका उद्देश्य सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं को खारिज करना था। सावित्रीबाई की मित्र बाजूबाई ज्ञानोबा निम्बंकर और सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम जवाबी आल्हत की पुत्री राधा का विवाह पहला सत्यशोधक विवाह था। इस ऐतिहासिक समारोह का पूरा खर्च सावित्रीबाई ने उठाया। विवाह की यह विधि, जो पंजीकृत विवाह की तरह ही है, अब भी देश के कई भागों में प्रचलित है।
इस तरह के विवाहों के विरोध में पूरे देश के पंडित और भट्ट जी ब्राह्मण उठ खड़े हुए तथा वे इस मामले को अदालत में भी ले गए। सावित्रीबाई और ज्योतिराव को बड़ी बड़ी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी राह से नहीं डिगे। अपने दत्तक पुत्र यशवंत का विवाह उन्होंने 4 फरवरी 1889 को सत्यशोधक समाज के नेता ज्ञानोबा कृष्णाजी ससानी की बेटी राधा उर्फ लक्ष्मी के साथ इसी विधि से संपन्न कराया। उस समय उनका पुत्र 16 वर्ष का था। ये आधुनिक भारत का पहला अंतर्जातीय विवाह था। सत्यशोधक विवाह में वर को वे शपथ लेनी होती थी कि वह महिलाओं को शिक्षा और सम्मान अधिकार प्रदान करेगा। मंगलाष्टक विवाह के अवसर के मंत्र का गायन वर और वधू को स्वयं करना होता था। वर और वधू के एक दूसरे के प्रति व्यवहार के संबंध में शपथ के रूप में होते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि होने वाले पति पत्नी एक दूसरे से परिचित हो सके तथा एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझ सके। सावित्रीबाई ने अपने बेटे के विवाह के पहले अपनी बहू राधा को अपने घर में कुछ समय के लिए रखा। सावित्रीबाई ने राधा की शिक्षा का प्रबंध भी किया। इस दौरान राधा के साथ सावित्रीबाई के व्यवहार का विवरण ज्योतिराव द्वारा 24 सितंबर 1888 को लिखी एक पत्र में मिलता है। ससानी परिवार को संबोधित अपने पत्र में ज्योतिराव ने लिखा, मेरी पत्नी ने घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है ताकि लक्ष्मी को फुर्सत मिल सके और उसकी शिक्षा ठीक से चल सके। यह साफ है कि सावित्रीबाई एक आम कुटिल और कठोर सास नहीं थी, बल्कि एक सास के रूप में उन्होंने घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली तथा बहू को शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1887 के जुलाई माह में ज्योतिराव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। सावित्रीबाई ने इस बीमारी के दौरान दिन रात उनकी देखभाल और सेवा की। उनकी हालत में कुछ सुधार आया और यहाँ तक कि वे फिर से लेखन करने लगे। ये वह काल था जब फूले दंपति आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित पूना कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का व्यवसाय निम्न स्तर पर था। आय के स्रोत घटते जा रहे थे और खर्चों की कोई सीमा न थी। दोनों के समझ में नहीं आ रहा था कि ज्योतिराव के इलाज के अलावा हॉस्टल और शिशु हत्या निवारण गृह पर होने वाला खर्च वे कैसे उठाएं। एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास ज्योतिराव के इलाज करवाने के पैसे भी नहीं बचे और डॉक्टर विश्राम राम जी घोले ने बिना किसी फीस से उनका इलाज किया। ज्योतिराव ने शुभचिंतक और महान चिंतक व राजनीति के संत मामा परमानंद ने बड़ौदा के शासक सयाजी गायकवाड़ को पत्र लिखकर ज्योतिराव और सावित्रीबाई की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई की मदद करने की सिफारिश करते हुए अपने पत्र दिनांक 31 जुलाई 1890 को उन्होंने दंपति द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों का हवाला दिया। एक समकालीन चिंतक का फूले दंपति का यह आकलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा, विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और उनके जरिए ब्राह्मण लड़कियों को शिक्षा प्रदान की और वह भी दकियानुसी लोगों के गढ़ में और उनकी इच्छा के खिलाफ महार मांग जैसे वर्गों के लिए स्कूल शुरू करना और चलाना शेर को छेड़ने जैसा है। ज्योतिराव से भी अधिक प्रशंसा की पात्र उनकी पत्नी है। उनकी चाहे जितनी तारीफ की जाए कम होगी। हम उनकी महानता के वर्णन के लिए कौन से शब्द चुने। उन्होंने अपने पति के साथ हर संभव सहयोग किया और दोनों ने मिलकर उन सभी मुसीबतों का सामना किया जो उनकी राह में आई। उच्च जातियों की सुशिक्षित महिलाओं में भी इतनी त्यागी महिला का मिलना मुश्किल है। फूले दंपति ने आजीवन आम लोगों की सेवा की। मामा ने 9 अगस्त 1890 को दूसरा पत्र लिखा, जिसमें जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। पत्र में कहा गया, ज्योतिबा ने अपने जीवन के कई साल आम लोगों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित किए हैं। आज वे असहाय हैं, उन्हें तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है। बड़ौदा के महाराज के मन में ज्योतिराव के काम के प्रति सम्मान का भाव था, लेकिन ये संभव है कि ऊंची जातियों के सिपहलगारों ने ये पत्र उन तक पहुंचने ही नहीं दिया। बहरहाल 28 नवंबर 1890 को बीमारी के कारण ज्योतिराव की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1890 में मामा ने महाराज को तीसरा पत्र लिखा। इस महान आत्मा ने अपने सुख दुख के को कभी कोई महत्व नहीं दिया। वे केवल अपनी पत्नी और उनके दत्तक पुत्र यशवंत के बारे में चिंतित थे। कम से कम अब तो ज्योतिराव के परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाए। मामा हार मानने वालों में से नहीं थे और वे 1.5 साल तक इस बारे में प्रयासरत रहे। उन्होंने यशवंत के नाम से एक और आवेदन लिखा और महाराज को भेजा। इस बीच मामा और ज्योतिराव के एक अन्य मित्र रामचंद्र धमनासर द्वारा थोड़ी बहुत आर्थिक मदद की गई। आखिरकार 10 फरवरी 1892 को महाराज सयाजीराव ने सावित्रीबाई के लिए 1000 रुपये का चेक धमनासर को सौंपा। इस धन को तुकाराम तात्या पडवाल एस नारायण कंपनी ने निवेश में लगाया और इस पर 50 रुपये तिमाही ब्याज सावित्रीबाई को मिलने लगा।
दमनासकर ने 2 मार्च 1892 को मामा को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था, महाराज की इच्छा है कि ज्योतिराव की स्मृति में एक विशाल स्मारक बनाया जाना चाहिए। इसके निर्माण में महाराज पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि महाराज सावित्रीबाई के बारे में पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन ये स्मारक कभी नहीं बना। ज्योतिराव ने जब अंतिम सांस ली तब सावित्रीबाई उनके साथ थी। अपनी वसीयत में ज्योतिराव ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मृत्यु के बाद उनके शव को चिता पर जलाने के बजाय उस पर नमक डालकर गाड़ दिया जाए। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में अपने शव के लिए गड्ढा भी खुदवा दिया था, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने आवासीय भूमि पर शव को दफन करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उनके शव को अग्नि को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। अंतिम यात्रा में जो व्यक्ति तितवी मिट्टी की हांडी लेकर सबसे आगे चलता है, उसे मृतक का उत्तराधिकारी माना जाता है और वही मृतक की संपत्ति का अधिकारी होता है। ज्योतिराव का एक भतीजा जो इस बात को जानता था, तितवे को लेकर चलने के लिए यशवंत के अधिकार को चुनौती देता है। विवाद बढ़ता देख सावित्रीबाई आगे आई और उन्होंने मरघट को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने ज्योतिराव की अंतिम यात्रा का नेतृत्व किया। वे शव यात्रा में सबसे आगे चली और उन्होंने शव को मुखाग्नि भी दी। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ था कि किसी महिला ने अंतिम संस्कार से संबंधित कर्मकांड की। 30 नवंबर को ज्योतिराव की चिता की राख घर लाई गई और उसे समारोह पूर्वक उस गड्ढे में दफन किया गया जो उन्होंने अपने शव के लिए खुदवाया था। सावित्रीबाई ने उस स्थल पर तुलसी वृंदावन बनाया जिसे आज भी देखा जा सकता है। इसके नीचे पत्थर के पादुका किसी महान व्यक्ति के पदचिन्ह बनाए गए हैं। इस तरह सावित्रीबाई ने ज्योतिराव की स्मृति को अमर रखने के लिए अपने घर के पिछवाड़े में एक स्मारक बनवाया। ज्योतिराव की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज का नेतृत्व संभाला और अपने जीवन के अंत तक वे संस्था का नेतृत्व करती रही। मेडिकल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यशवंत ने सेना में नौकरी कर ली। अपने कामों के सिलसिले में उसे कई देशों की यात्रा करनी पड़ी। ऐसी एक यात्रा के दौरान यशवंत की पत्नी राधा उर्फ लक्ष्मी की 6 मार्च 1895 को मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई अब अपने घर में अकेली थी। सावित्रीबाई ने 1893 में सासवड़ में आयोजित सत्यशोधक समाज के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने 1896 में राज्य में पड़े सूखे के दौरान लोगों की मदद के लिए बहुत काम किया। 1897 अपने साथ प्लेग की महामारी लेकर आया। पुणे के आसपास के इलाकों में हर रोज़ प्लेग से सैकड़ों लोग मरने लगे। सरकार ने इस महामारी को नियंत्रित करने का काम रैंड नामक एक अधिकारी को सौंप दिया। सावित्रीबाई ने यशवंत से छुट्टी लेकर घर आने को कहा। उनके कहने पर यशवंत ने ससानी परिवार के खेत में एक अस्पताल खोला। सावित्रीबाई स्वयं बीमार लोगों को अस्पताल लेकर आती और उनका इलाज करती। वे अच्छी तरह जानती थी कि प्लेग संक्रामक बीमारी है। इसके बावजूद उन्होंने बीमारों की मदद और देखभाल करना जारी रखा। इसी क्रम में उन्हें जैसे ही पता चला कि मुंदवा गांव के बाहर महार बस्ती में पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का बेटा प्लेग से ग्रस्त हो गया, वे वहां पहुंची और बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल लाई। नतीजा ये हुआ कि प्लेग ने सावित्रीबाई फूले को ही जकड़ लिया। 10 मार्च 1897 की रात को 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। दीनबंधु समाचार पत्र ने उनकी मौत की खबर पर गहरा दुख और खेद व्यक्त करते हुए समाचार छापा। जो लोग लक्ष्मीबाई कि अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अपने शत्रुओं से युद्ध करने की प्रशंसा करने नहीं तकते, उन्होंने इस महिला के साहस और दिलेरी पर एक शब्द नहीं कहा, जिसने एक बीमार बच्चे की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ढोया और ऐसा करते हुए उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। सन 1848 से लेकर 1897 तक करीब 50 साल सावित्रीबाई निरंतर बिना थके लोगों के लिए काम करती रही। उन्होंने सेवा और करुणा का असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी मृत्यु के बाद यशवंत अत्यंत दुखी, परेशान और अकेले पड़ गए। सन 1903 में उन्होंने चंद्रभागा से विवाह किया, जिससे उनकी एक पुत्री जन्मी जिसे सोनी उर्फ लक्ष्मी का नाम दिया। यशवंत ने हांगकांग, अफ्रीका, चीन में सेना में अपनी सेवाएं दी। 13 अक्टूबर 1906 को यशवंत की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी चंद्रभागा और बेटी सोनी को ऐसा लगा मानो वे अनाथ और अकेले हो गए। उन्होंने पहले ज्योतिराव की सभी किताबें कबाड़ी वाले को बेच दी, फिर उन्होंने घर के बर्तन बेचकर पेट पाला। अंततः 28 अक्टूबर 1910 को उन्होंने ज्योतिराव और सावित्रीबाई का ऐतिहासिक मकान केवल 100 रुपये में मारुति कृष्णाजी डेदागे को बेच दिया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई की बहू बेघर हो गई और उन्हें रामेश्वर के एक मंदिर में एक निराश्रित की मौत मिली। उनका अंतिम संस्कार स्थानीय नगर पालिका ने किया। उनकी बेटी ने बाद में बाबूराव गंगाराम होले से विवाह किया। उनकी 2 संतानें हुई, एक लड़का और एक लड़की। उनके पुत्र दत्तात्रेय बाबूराव होले पुणे के दत्तावाड़ी में रहते हैं और पुत्री मथुरा गोंद्रे मुंदवा में। लक्ष्मीबाई 1938 में चल बसी और उसके पहले 1930 के आसपास चंद्रभागा की मौत हो गई।
एक क्रांतिकारी परिवार को जिस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा और एक बेसहारा का जीवन बिताना पड़ा, ये हृदय विदारक था। ज्योतिराव और सावित्रीबाई, जिन्होंने सैकड़ों विधवाओं के जीवन में खुशी का प्रकाश फैलाया, उनकी बहू को एक मंदिर की सीढ़ियों पर गुमनाम मौत नसीब हुई। अगर ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने कठिन परिश्रम से अर्जित अपनी आय को समाज की सेवा में व्यय करने की बजाय उसका निवेश किया होता, तो उनकी बहू और नातिन को वंचना और वेदना का सामना नहीं करना पड़ता। ज्योतिराव की दुखद मृत्यु भी इसलिए हुई क्योंकि उनके पास अपना इलाज कराने के लिए धन नहीं था। उन्होंने अपनी दौलत समाज पर लुटा दी। सावित्रीबाई और डॉक्टर यशवंत प्लेग की महामारी के दौरान रोगियों की सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। ज्योतिराव की बहू ने अति से निर्धनता में फुटपाथ पर अंतिम सांस ली और उनकी नातिन को गरीबी के कारण विदुर से विवाह करना पड़ा। इस त्रासदी के बारे में क्या कहा जा सकता है, इस ताक का हम सब किन शब्दों में वर्णन करें। काव्य फुले सावित्रीबाई की कविताओं का प्रथम संग्रह था, जिसका प्रकाशन 1854 में हुआ। इसमें कुल 41 कविताएं जो प्रकृति, सामाजिक मुद्दों और इतिहास पर केंद्रित हैं। इसके साथ इसमें शिक्षाप्रद रचनाएं भी संग्रहित हैं। ज्योतिराव की स्पीचेस सावित्रीबाई द्वारा संपादित पुस्तक और ज्योतिराव के भाषणों का लिप्तांतरण चार्ल्स जोशी ने किया है। इस पुस्तक में ज्योतिराव के 4 भाषण हैं और इसका प्रकाशन 25 दिसंबर 1856 को हुआ। सावित्रीबाई लेटेस्ट टू ज्योतिराव में उत्तर नायगांव में लिखे कुल 3 पत्र शामिल हैं। सावित्रीबाई ने जीवन पर्यंत ज्योतिराव को जिस तरह संबल, सहयोग और साथ दिया वह असाधारण और अतुलनीय था। पुरुषों और महिलाओं की समानता और दोनों के शांतिपूर्ण सहचर्य का जो आदर्श फुले दंपति ने प्रस्तुत किया वह काल और स्थान की सीमाओं से परे है। दोनों ने शिक्षा, सामाजिक न्याय, जाति उन्मूलन और पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व का अंत करने के लिए जो सघन प्रयास किए वे अतीत में तो महान थे ही, आज भी हमें रास्ता दिखलाते हैं। फुले दंपति का योगदान वर्तमान समय में भी बेजोड़ ही माना जाएगा। सावित्रीबाई की विरासत अनंत काल तक हमारे जीवन को समृद्ध बनाती रहेगी। ये था प्रोफेसर हरि नरके के द्वारा सावित्री नामा पुस्तक की भूमिका का लेखन। थैंक यू सो मच।